प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या आया था? नीति आयोग आया था ना। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को एग्जीक्यूशन में आया। इसमें मेंबर, इसका चेयरमैन कौन है? ये साहब इसके चेयरमैन है। इसमें अदर मेंबर्स हर स्टेट के सीएम प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो यूनियन टेरिटरी हैं, यही होता है ना। और क्या होगा इसका मेन काम क्या था? ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, हाँ, पॉलिसी बनाना, इसमें कुछ काम किया गया। इसमें फेडरल सिस्टम को इन्वॉल्व किया गया। इसका कहा गया कि ये फेडरलिज्म पे वर्क करेगा। इन्होंने कहा क्या? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को फॉलो करेंगे। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे से सहयोग सारे स्टेटों के बीच में कोऑपरेट करेंगे। सभी स्टेटों के व्यू के, सभी राज्यों के, स्टेट्स मतलब राज्य, सभी राज्यों के व्यू को समाहित किया जाएगा। प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कहाँ के हैं? उपराज्यपाल कहाँ होते हैं? यूनियन टेरिटरीज में ना। नई दिल्ली को एक्चुअली में यहाँ के सीएम जाएंगे, दिल्ली और पुडुचेरी में, क्योंकि यहाँ पे असेंबली है। हाँ, तो जहाँ पे एक्चुअली में असेंबली सिस्टम नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ सबके क्या आएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे। ठीक है, और ये किस पे वर्क कर रहा है? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा। मतलब जैसे एसडीजी की रैंकिंग जारी की जाती है ना, एसडीजी की रैंकिंग जारी की जाती है ना। एसडीजी रैंकिंग क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास दर। सतत विकास दर एक्चुअली में बताया जाता है, एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास गोल, लक्ष्य। तो उन चीजों को एग्जीक्यूट कौन करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग जब कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव पे क्या करता है? डिफरेंट इंडेक्सेस जारी करता है। कहीं हेल्थ इंडेक्स जारी कर रहा है, कहीं एजुकेशन पे इंडेक्स जारी कर रहा है। जब इंडेक्सेस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सामने समझ में आएगा कि ये नीति आयोग ने जारी किया है। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उससे क्या होगा? डिफरेंट स्टेट की रैंकिंग आएगी। मान लिया यूपी की रैंकिंग आ रही है, कुछ बिहार की आ रही है, या किसी अन्य स्टेट की, गुजरात हो गया। इन सब की जब रैंकिंग आएगी, कोई ऊपर नीचे की रहेंगे ना, किस किस सेक्टर में कौन कितना, पैरामीटर्स होंगे सबकी रैंकिंग जारी करने के। तो सबके पैरामीटर्स की बेसिस पे ये पता चलेगा यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, इनके यहाँ किस चीज़ की कमी है, ये क्यों नहीं। इन दोनों के बीच क्या आएगा? एक कॉम्पिटेटिव आएगा ना, चीज़ें कॉम्पिटेटिव भावना एक दूसरे के साथ कम्पीट करने की, कि हमारे यहाँ चीज़ें ये सुधरनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म हुआ। और कोऑपरेटिव नहीं, अगर ये स्कीमें, कौन सी योजनाएं और किस तरह ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनमें क्या फॉल्ट है, ये अगर नीचे है तो ये एक दूसरे से शेयर करना। कोई डिफरेंसेस आए तो आपस में मिलके रिजॉल्व करना, ये क्या होगा? कोऑपरेटिव। कोई दिक्कत यहाँ पे? थिंक टैंक मतलब ये एक्चुअली में पॉलिसीज के ऊपर कौन सी पॉलिसी जारी करनी चाहिए, ये क्या करेंगे? एज ए एडवाइजरी बॉडी काम करेंगे।
एडवाइजरी मतलब सलाहकार की कंडीशन में, कहां पे, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या इस काउंसिल के लिए जो पीएम आएगी। तो ये क्या करेंगे, ये पॉलिसी बनाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे उस पर कौन सी पॉलिसी में कहां दिक्कत है, उसमें क्या चीज होनी चाहिए। या जैसे अटल इनोवेशन लैब आई ना, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इसी तरह कई और स्कीमें लागू की गई इनके द्वारा। इन्होंने सजेस्ट किया इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। इनके पास खुद की एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या किस फॉर्म में रहेंगे, सलाहकार के फॉर्म में। सलाहकार के फॉर्म में किसको देंगे, सजेशन इस काउंसिल को। ये काउंसिल उसको एक्सेप्ट करेगी, डिबेट करेगी उस पर, उसके बाद उसे लागू करेगी, क्या चीजें रिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये क्या, थिंक टैंक का मतलब समझ में आया क्या है थिंक टैंक? एक तरह से हर पॉलिसी पे रिसर्च करना, उस पर सोच विचार करना, ये है नीति आयोग। नीति आयोग इसीलिए प्लानिंग कमीशन में जो फॉल्ट थे, जो बार बार मैंने कहा कि जो भी चीजें आज तक हैं जो एग्जामिन की जाएंगी, उसके बाद जो चीजें आएंगी किस पे बेसिस पे आएंगी, उसको एग्जामिन करके उसमें क्या चीजें फायदा होना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा ना। तो उसमें क्या बुराई थी, क्या नई चीज इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे डिजिटल इंडिया, इन सब पे जो फोकस होगा उन सब पे वर्क कौन करेगा, नीति आयोग उस पर रिसर्च करेगी ना। अगर उसका एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी जाएगी। पॉलिसी पैरालिसिस जो है, कोई पॉलिसियां एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सब कौन बताएगा, नीति आयोग इन्फॉर्म करेगा ना। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक टर्म आया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप लोग सुनते होंगे, टर्म सुने हैं ना आप ये लोग कि नहीं? कुछ डिस्ट्रिक्ट को जिनकी एक्चुअली में सारे पैरामीटर्स पे बहुत डाउन है, उनको एक लिस्ट बनाई गई, उनको नाम दिया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये ग्रोथ की तरफ अग्रसर हैं, ठीक। उनके बीच में रैंकिंग जारी की जाती है, वहां पे मेन फोकस किया जाता है कि इनमें जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है, इन सब पे काम हुआ है कि नहीं, ये पीछे क्यों है, इन पे स्पेशल फोकस किया जाता है, जिससे ये क्या करें, उन चीजों के पैरामीटर का इनका अच्छे परफॉर्म करने लगे आगे चल के, समझे। इसलिए इस तरह की चीजें, ये स्कीमें नीति आयोग क्या करता है, जारी करता है। नीति आयोग के हिंदी में भी नीति आयोग ही लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा, बताओ, शांति है, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में कौन बताएगा इसका मतलब, ट्रांसलेट खुद कर रहे हो, यही है, सुन रहे सब लोग, ठीक है, लिख लीजिए। और ज्यादातर चीजें अब समझाते हुए जो चीज बोल रहे हैं, जहां जिसको जो लगे वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर बार नोट कराना मुश्किल होगा। जब चीजें समझा रहे हैं उसमें जो पॉइंट जिसको लग रहा है वो नोट डाउन करते जाइए। इसमें थ्योरी के फॉर्म में नोट्स में बाकी दिया होगा, कुछ चीजें एडिशन मिलेंगी आपको। इसके मेंबर्स, कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, कुछ ऑफिशियल 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर है, परमानेंट रहते हैं, कुछ परमानेंट मेंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं। इनके वाइस चेयरमैन का नाम लिख लेना आप, ये तो चेयरमैन हुए पीएम साहब, वाइस चेयरमैन का नाम लिख लेना आपने, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कौन है वाइस चेयरमैन इस समय है? सुमन बेरी, लिख लो अभी के, बीच में हो सकता है चेंज वगैरह होते हैं तो आप ये भी। इनके एग्जीक्यूटिव कौन है, सीईओ नहीं, अमिताभ कांत चेंज हो गए थे, सुब्रमण्यम भी चेंज हुए थे, बी आर सुब्रमण्यम बीच में एक चेंज होके फिर हुए थे, के आर सुब्रमण्यम थे लास्ट में, 2 लोग कंटिन्यूअस चेंज हुए थे, के सुब्रमण्यम है, ठीक है। एक बार कोई आए थे, फिर फरवरी में वो चेंज होके फिर दोबारा आए थे ना इसके।
अब आगे चलते हैं मनी पे। मनी सबको चाहिए होती है ना, पैसा, धन। अब इसी का आगे आएगा बैंकिंग। बैंकिंग इसी के आगे काम करेगा, इसी पे। मनी, नाम तो सब जपते हो डेली। कौन मुद्रा कहता है हिंदी में? डे टू डे लैंग्वेज में कौन मुद्रा कहता है इसको? जाके कह के देख लो मुद्रा दुकानदार से, क्या कहेगा? कहां से आए हो भैया? नामा। मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम लोगों को देखिए लाइफ में क्या होता है, मनी एक तरह से वैल्यू क्या, कुछ चीजें हमें स्टोर, कुछ खरीदने के लिए कहीं गए मार्केट में, कुछ चीजें हमें खरीदने के लिए चाहिए, तो उसके एवज में क्या देंगे हम? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। या कोई सामान की हमें जरूरत है, या कुछ चीजें हमने इतने दिन तक काम किया जो हमें रिम्यूनरेशन किसी फॉर्म में तो मिलना चाहिए, जिसको हम होल्ड करके रख सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए, या अपने किसी अनफॉर्सीन कंडीशन के लिए। मतलब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई हमारे सामने, उस चीज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम तो चाहिए हमारे पास। वो मीडियम किस फॉर्म में होगा? मनी के फॉर्म में। बार्टर सिस्टम तो उस दिन मैंने पीपीटी भी दिखाई थी। पहले, इसके पहले क्या चल रहा था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम चल रहा था ना। जैसे शांति के पास मान लिया इस समय टमाटर है, टमाटर है, और पूजा के पास गेहूं है। अब ये 1 किलो गेहूं अपना एक्सचेंज करनी चाहती है उनके 1 किलो टमाटर से, तो शांति देंगे क्या? नहीं देंगे ना। आज से 2 महीना पहले कर लेते एक्सचेंज, आराम से कर लेते ना। कहते हैं ठीक है ले जाओ। अब अभी वैल्यू क्यों उसकी पता चल रही? क्योंकि मनी पिक्चर में है। अगर मनी पिक्चर में ना होता तो 1 किलो टमाटर और 1 किलो गेहूं आपस में बराबर एक्सचेंज हो जाते। करते ना एक्सचेंज। तो पहले एक्चुअली में कई पेरिसेबल आइटम होते थे, जो आइटम क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर यही 2 महीने 3 महीने पहले होता तो शांति बहुत खुश होते हैं। क्या कहते? भाई ले लो, हमारी सब्जी खराब हो रही है, गेहूं तो हमारे पास बचा रहेगा। सबसे कर लेते ना एक्सचेंज। किसी को छोड़ते? नहीं छोड़ते ना। अब आलू और टमाटर में कौन सी चीजें ज्यादा दिन तक चलेंगी? आलू ज्यादा दिन तक चलेगा ना, अब महीनों तक। अब अरुण के पास आलू का ठेला लगाए हुए हैं, तो ये आसानी से एक्सचेंज करेंगे ना। डिमीन मत होना, ये मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। तो ये क्या करेंगे? ये भी एक्सचेंज करेंगे, इनका समय तो काफी दिन तक चलेगा ना। इसलिए अब बाकी जैसे धान है, किसी के पास धान है तो वो चीजें एक्सचेंज, लेकिन ये हमेशा रहेंगी नहीं। अब इसमें क्या, हमें एक पहली बात तो वो पर्सन ढूंढना है जिसके पास हमारी जरूरत का सामान है, और उसको भी वो पर्सन ढूंढना जिसके पास उसकी जरूरत का सामान है, तब एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहले गांव में देखते होगे, कई बार गांव से अगर सब लोग बिलोंग करते होगे, गांव में ये चीज देखते होगे, अभी भी चलता है कि कोई 1 किलो गेहूं ले गया, कोई आटा दे दिया उनके बदले, या धान हमसे ले लीजिए, ये कर लीजिए, अभी भी होता है। दुकानों पे भी हो जाता है ना, गेहूं और धान ले जाके देते हो और सामान लेके आते हो, होता है ना। क्योंकि हमारे यहाँ अभी पॉवर्टी लेवल काफी ज्यादा है, मनी सबके हाथ में नहीं है, ये चीज होती है ना। काफी बेचारे मजदूर एक्चुअली में जब काम करते तो उनको पैसे के बदले कुछ 7 किलो या 14 किलो इस हिसाब से डेली का उन्हें गेहूं या चावल धान दिया जाता है, होता है ना। ये सब हर जगह है, पूरे यूपी में लगभग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, थोड़ा गांव की इकोनॉमी समझते होंगे तो है। हाँ, जमीन के बीघा के हिसाब से दिया जाता है, पता है। तो वो भी एक तरह से बार्टर सिस्टम तो अभी प्रचलित है ना। नहीं पता गांव की इकोनॉमी तुम्हें? अब पता चल रही ना। पता है ना, पता है ना, ये चीज नहीं पता थी, पता था ना। तो इसमें क्या होता था, जब लेबर क्लास के पास, जिनके पास इकोनॉमी कंडीशन नहीं अच्छी है, उनके पास जो धान गेहूं आ रहा है,
तो वो उनके अगल बगल जो किराने के स्टोर्स होते हैं, जो डे टू डे लाइफ की उनकी सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो धान गेहूं वहां ले जाके देते हैं और वो लोग उससे अपनी जरूरत के सामान लेके आते हैं, होता है ना ये चीजें। लेकिन यहाँ पे कई समस्याएं हैं। अब जो दुकानदार है, मान लिया ये दुकानदार है, अब वो क्या रेट लगाएगा गेहूं और चावल का, ये इसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। अब वो कम दाम लगा के भी कहेगा ये सामान ले जाओ, हमारे ये सामान ले जाओ, तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। यहां फ्रीडम किसकी खत्म हो रही है, ग्राहक की ना। ग्राहक की फ्रीडम खत्म हो रही है ना, इससे क्या होगा, इसके पास चॉइसेस कम हो जाएंगे। तो ये बार्टर सिस्टम आज भी तो प्रचलित है, लेकिन अब यहां पे अगर मनी आ जाए, मनी आए फॉर्म में, किस किस फॉर्म में आया, पहले मेटालिक आई, कम अच्छा मेटालिक मनी आई थी पहले। आप कौन सी क्लास के लिए, यही चल रही है, रजिस्टर है आप लोगों का नेम, बैठ। पहले मेटालिक मनी थी, धातुओं वाली, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। उसके बाद भी कई जगहों पे क्या, पहले सिल्वर का, कॉपर का, लेड का, ये सब गोल्ड का, यही सब चल रहा था ना। पेपर करेंसी कब आई है, ब्रिटिश के टाइम पे, उसके बाद पेपर करेंसी भी आई। पेपर करेंसी भी आई। तो ये पैसे जो एक वैल्यू किसके द्वारा जारी किए जा रहे थे, कभी राजा के द्वारा, जो एक अथॉरिटी होता था वहां पे, पेपर करेंसी भी अथॉरिटी के द्वारा जारी की गई। इस पे कुछ फेस वैल्यूज होते थे, उन्हीं फेस वैल्यू के बराबर ये क्या करता था, अपनी वैल्यू होल्ड करता था, और उसी के बेसिस पे एक्सचेंज होता था सामानों का, मीडियम ऑफ, अब मनी क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ ना, अदला बदली करने के लिए एक माध्यम बना दिया ना। तो अब क्या हो गया, मनी की डेफिनेशन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली करने का एक माध्यम, समझे। मेटालिक करेंसी आपको पता चल गई कौन आया, पेपर करेंसी क्या आया। अब प्रेजेंट टाइम में सिक्के कौन जारी करता है, ये मैंने बताया था, वित्त मंत्रालय, और 1 रुपए की नोट भी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। और पेपर करेंसी किसको पावर दी गई, आरबीआई को। सारी पेपर प्रिंटिंग, पेपर करेंसी कौन जारी करेगा, आरबीआई जारी करेगा। अब आरबीआई यहां पे कौन बनेगा, सैफ, आरबीआई। पेपर करेंसी किस बेसिस पे प्रिंट करोगे, तब तो पैसे की वैल्यू गिर जाएगी यार। पेपर करेंसी प्रिंट करने के कुछ एक्चुअली में होल्ड रखे जाते हैं ना, गोल्ड रखे जाते हैं, फॉरेक्स रिजर्व रखे जाते हैं, उसके बेसिस पे एक्चुअली में करेंसी का प्रिंट किया जाता है। यस, ठीक है। अब आगे चलते हैं मनी के आगे, मनी तक क्या, मनी के ही आगे चलेंगे ना। अब मनी तो समझ में आई, अब मनी का ये देखेंगे कैसे मार्केट में फ्लो होता है, मार्केट में कैसे पैसा आता है और कैसे जाता है। यहाँ पे मुद्रास्फीति की बात करें, मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति तो अलग चीज हुई, बताओ किस चीज की बात होगी। हाँ, किसी कोई दिक्कत मनी वाले में, बताओ।
मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, नोट वो अपना उसके ऑर्डर पे प्रिंट करती है एक्चुअली में, हाँ, लेकिन जब वो पैसे देती है उनको ना, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेती है। हाँ, गोल्ड ले सकती है, ज्यादातर एक्चुअली में गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक प्रॉमिसरी नोट देती है। ये बहुत कम चांसेस होता है कि उसको और कुछ दिया जाए। क्या करने दो। इसी मनी में दो तीन चीजें और आती हैं। एक तो आती है ब्रॉड मनी, एक आती है नैरो मनी। नैरो मनी संकीर्ण मुद्रा। नैरो मनी पढ़ोगे तो ज्यादा आसान लगेगा, टर्म मतलब समझ में आएगा, ठीक है। और ब्रॉड मनी पढ़ोगे, ब्रॉड मतलब समझ में आ रहा होगा, ज्यादा बड़ा, ठीक है। और नैरो मनी मतलब छोटा ना। उसमें दो तीन टर्म हैं, वो मनी सप्लाई के लिए यूज किए जाते हैं, उसको देखेंगे। M3 M4 भी है इसमें। ये टर्म यूज किए गए हैं, मनी सप्लाई के लिए यूज किए जाते हैं। M0 M1 M2 M3 M4। M0 इक्वल्स टू होता है, लिखो, M0 मीन्स होता आरक्षित मुद्रा। M0 को कहते हैं आरक्षित मुद्रा। रिजर्व्ड मनी, रिजर्व्ड मनी। अब लिखो M0 बराबर इक्वल्स टू बाजार में स्थित प्रचलित मुद्रा, बाजार में स्थित प्रचलित मुद्रा जो मनी सर्कुलेशन में है मार्केट में, ठीक है, प्लस बैंकरों की जमा राशियों के साथ, बैंकरों की जमा राशियों के साथ अन्य आरबीआई के पास जमा, मतलब जो बैंकर्स हैं, बैंक हैं, अपनी कुछ मुद्राएं किसके पास जमा किए रहते हैं, आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास और भी कुछ डिपॉजिट रहते हैं, उसको ऐड कर दो। बैंकरों की जमा राशियों के साथ अन्य आरबीआई के पास जमा राशियां, बैंकरों की जमा राशियों के साथ अन्य आरबीआई के पास जमा राशियां। एक तो इसमें देखो कौन सी चीज है, एक तो सर्कुलेशन मनी इन्वॉल्व हुई, जो मनी मार्केट में सर्कुलेशन में है वो चीज इन्वॉल्व हुई, प्लस दूसरी आरबीआई के पास जो बैंकों की डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, प्लस आरबीआई के पास और जो डिपॉजिट है वो किस में आएगा, आरक्षित मुद्रा में, रिजर्व्ड मनी में, समझे। ये इसका मतलब हुआ M0 का। M1 लिखो, अब M1 लिखो। मनी सप्लाई के टूल है बेटा ये, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनी सप्लाई के टूल हैं ये। नैरो मनी इसी में से होगा अभी,
अभी इसी में से बताएंगे कौन सी ब्रॉड मनी है, कौन सी नैरो मनी है ना। M1 M2 एक्चुअली में नैरो मनी होंगे, M2 M3 M4 ब्रॉड मनी होंगे। तो वो अभी इसी में बताएंगे ना। ये मनी सप्लाई के टूल्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे एक्चुअली में M3 के बेसिस पे सारी मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं, मनी सर्कुलेशन देखा जाता है मार्केट में। M0 क्या हो गई, आरक्षित मुद्रा। M1 में लोगों के पास एक्चुअली में उसमें आता है डिमांड डिपॉजिट, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो मुद्रा मार्केट में चल रही है, प्लस डिमांड डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक की डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट है। हाँ, बचत खाता, चालू खाता। M1 में प्रचलन में मुद्रा, मनी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे डिमांड डिपॉजिट को, बैंक में जमा मुद्रा नहीं, एक्चुअली में कुछ और कहते हैं यार इसको, बैंकिंग प्रणाली के साथ, यार वो भी हिंदी में भी डिमांड डिपॉजिट ही लिखा है। मांग जमा राशि या डिमांड डिपॉजिट लिख लो यार। हाँ, मांग जमा ही बोलते हैं। अब यहां पे एक टर्म आएगा लिक्विडिटी, ठीक है, तरलता, ठीक है। इसी में अभी एक टर्म आ रहा है अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसलिए लिखा रहा हूं तरलता। लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ, पानी जैसा कुछ जो हर जगह अपना शेप ले ले, आसानी से एक्सचेंज किया जा सके, कहीं भी चीजें बांटी जा सके, वही तो होगा। तो जो आसानी से लेन देन किया जा सके, जिसमें कोई हर्डल्स ना हो, वो उतना ज्यादा लिक्विड होगा। जिसके ऊपर आपका ज्यादा कंट्रोल होगा, आप अपने वे में उसको सेव कर सकते हैं, वो उतना ज्यादा क्या होगा, लिक्विड होगा। उसकी लिक्विडिटी, तरलता ज्यादा होगी। समझे आप लोग। M1 सबसे ज्यादा तरल लिक्विड मनी होती है, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड मनी होती है। और M2 में M1 प्लस आगे क्या ऐड करेंगे, टाइम डिपॉजिट, और वो क्या बोलते हैं, सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस के साथ जो सेविंग्स वो होती है, साथी जमा खाता। हाँ, मतलब वो भी टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में रहती हैं। कुल मिला के टाइम डिपॉजिट लिख लो, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट ये होता है जैसे आप FD करते हैं, इतने टाइम के लिए आप पैसे क्या करते हैं, बैंक के पास रख देते हैं और उस पर इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिर कुछ समय बाद आप निकाल सकते हैं, 3-4 साल बाद। आप अपनी मांग के अनुसार उसे पैसे नहीं निकाल सकते, फिक्स हो जाता है ना। घर में सुने होंगे ना, FD करवा दिया उन्होंने। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, इसे आप निकाल नहीं सकते। उसी तरह पोस्ट ऑफिस के पास भी टाइम डिपॉजिट होते हैं। एक तो बैंक के पास हो गया, एक पोस्ट ऑफिस के पास भी ये है सुविधा। उन दोनों को मिला के यहां पे क्या लिखोगे M2 में, उन दोनों को मिला के M1 प्लस M2 थोड़ी टाइम डिपॉजिट, M0 नहीं है यहां पे, M0 यहां पिक्चर में नहीं है। सॉरी, ये एक्चुअली में टाइम डिपॉजिट M3 में होगा। M2 में M1 प्लस डाकघर के पास जो बचत सेविंग होगा, पोस्ट ऑफिस के पास, वो होगा ओनली। M2 में M1, हाँ, वो कंफ्यूजन हो जाता है यार, वो चारों हमेशा फार्मूले, सॉरी। M1 के साथ आएगा डाकघर में सेविंग्स, डाकघर में बचत सेविंग्स,
डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा, डाकघर में पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग रहेगी M1 में क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, करेंसी इन सर्कुलेशन हो गया, उसे प्लस डाकघर में जो बचत सेविंग्स है। ठीक है, अगला टर्म आएगा M3, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, NTDL लिखते हैं। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट जो FD वगैरह मैंने बताया। ठीक है, अगला आएगा M4, M4 में होगा M3 प्लस डाकघरों के पास अवेलेबल हर तरह की डिपॉजिट, डाकघर के पास कैसी भी डिपॉजिट अगर अवेलेबल है, चाहे टाइम चाहे सेविंग कुछ भी बचत, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी M4 में। यहां दोनों जगह M1 है, इसमें ही M3 है, इस बात का ध्यान रखना। ये फार्मूले एक्चुअली में एग्जाम में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बेसिकली हम ज्यादातर जो मनी की लिक्विडिटी और मार्केट की चीजें यूज करते हैं, इसके बेसिस पे यूज करते हैं। अब ये जो लिक्विडिटी टर्म आया M1, M2, M3, M4, सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होगा इसमें, M1 होगा, फिर M2, फिर M3, फिर M4। अब ये टर्म कहलाता है ब्रॉड मनी। ठीक है, और ये टर्म कहलाता है, ये M1 M2 नैरो मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी एंड नैरो मनी। नहीं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बचत डिपॉजिट है सिर्फ, वो NSC नहीं है, इसमें NSC काउंट नहीं है। कोई सर FD नहीं आई है, FD कोई नहीं आएगी उसमें। कई बार बचत बैंक खुलते हैं ना, सेविंग्स खुलती हैं पोस्ट ऑफिस में। मैंने M4 में कहा सारी तरह की डिपॉजिट आएंगी, इसमें NSC वगैरह नहीं आएगी पोस्ट ऑफिस वाली, बचत बैंक के साथ बचत से बचत, समझे, पोस्ट ऑफिस में इसलिए नहीं आएंगी। और इसको क्यों कहा जा रहा है नैरो मनी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज हो रही है, ये डे टू डे बेसिस पे इसका क्या होगा, एक्सचेंज किया जा सकेगा। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है चीजें, इसीलिए इसको ब्रॉड मनी नाम दिया जा रहा है। आ रहा है समझ में, थोड़ा टेक्निकलिटी बढ़ रही है इकोनॉमिक्स में। अब M0 का रोल अभी होगा, आगे बताते हैं हम आपको। कहीं किसी को कोई समस्या, किसी को भी हिंदी इंग्लिश समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन पूछो, हेजिटेंट मत रहो। अभी बोलना सीखोगे तो बोलना सीख जाओगे क्लास में, और सब लोग एक लेवल पे हैं। बोलोगे, मेहनत करोगे, चीजें तो अपने आप क्लियर होंगी। सर अहम नहीं हाँ, तो चीजें इसलिए बोलो, जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि सर क्लास में हम बोलेंगे कुछ गलत बोल दिए या कुछ ऐसा, कोई हंस देगा, तो उसका ये मतलब नहीं आप यहाँ पे परफेक्ट है कोई। ठीक है, हंसेंगे, आपके अपने ही तो हैं यार,
हिंचाई करेंगे, आप कल के पढ़ के आओगे, चीजें और तैयार करके आओगे, सब लोग एक लेवल पे हो ना। अगर बोलना सीखोगे यहाँ पे तो हर जगह बोल पाओगे, और यहाँ पे फ्री, कोई जज नहीं करेगा। और जो जज करेगा यार वो खुद अपने आप को जज कर ले, पहले खुद अपने आप को जज कर ले, तब आपको वो जज करे। इसलिए आप फ्री होके बोलिए, चीजें अपने इंप्रूव होंगी। इसलिए क्वेश्चन पूछना सीखिए, और क्वेश्चन कब पूछ पाएंगे, जब आप रिवाइज करके आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा ही नहीं दिमाग में। समझे? पूजा, तुम्हारे क्वेश्चंस कहाँ गए हैं अब? समझ में आया सारी चीजें? कौन सा सीक्वेंस? मतलब आपने कहा कल मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया, वो मनी ढूंढता रह गया किताब में मिली। बैंकिंग वाले चैप्टर में है मनी पहला। नहीं, बैंकिंग वाले में है, लेकिन वो उसमें भी डायरेक्टली मनी नहीं ना, उसमें भी ये लिखा है कि पहले स्टार्टिंग में 2-3 पेज में वो मनी के बारे में ही बताए होंगे। आप एनसीईआरटी वाली किताब खोलोगे ना, वहां लिखा है मनी एंड बैंकिंग टॉपिक। हाँ, मैक्रो क्लास में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया मनी एंड बैंकिंग चैप्टर। अब देखो, हर किताब में अलग अलग हेडिंग से वो चीजें दी रहती हैं, वो अपना डिवाइड किए रहते हैं। इस चीज को फॉलो करें, हमें समझ में नहीं आता कि हम कभी उसको देखना पड़ता है। नहीं, किसी उसको नहीं देखना, जो हमने किताब आपको रिकमेंड की है वही पढ़िए। एनसीईआरटी प्लस आपको रमेश सिंह जो कहा है, मैंने पहले एनसीईआरटी कवर करिए, फिर उसके बाद आइए स्टेप वाइज। मैंने बताया आपको, सीरीज बताई, मैंने कहा पहले एनसीईआरटी पढ़ के खत्म करिए, फिर उसके बाद आप रमेश सिंह उठाइए। लेकिन जो साथ में टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हुए चलिए साथ में। जैसे आज अगर ये चीज पढ़ाई गई तो उसका घटना चक्र में जाके वो टॉपिक पलट लो। प्लानिंग अगर पूरा खत्म किया गया, और इकोनॉमिक आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अगर खत्म की गई, तो वो चीज़ों के क्वेश्चंस जाके देख लो उसमें कैसे आए हैं। उसमें कुछ नई चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, मिलेंगी ना। कुछ चीज़ें आपको वहाँ थ्योरीज मिलेंगी, कुछ चीज़ें डिबेट डिस्कशन की चीज़ें मिलेंगी। आपकी चीज़ें क्या होंगी, साथ में कवर अप हो जाएंगी, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। स्टेप वाइज चलो चीज़ें। बता, जब करके आओगे तुम लोग तब हमारे लिए करवाना आसान रहेगा। करवाए वो करवा देंगे, अभी थोड़ा खींचने दो सिलेबस, फिर वो हम करवाएंगे, लेकिन अभी साथ में करते रहो। अब की बार हम पीडीएफ खोल के इस पे प्रोजेक्टर पे ही वो पीडीएफ खोल देंगे यहाँ पे, हिंदी वाला, उसमें सारे क्वेश्चन। लेकिन ये होगा कि वो एक तरफ से एक एक क्वेश्चन पढ़ना मुश्किल होता है, इतने सारे क्वेश्चन। अब उसमें आप मार्क किए रहिए क्वेश्चंस। तो कहाँ थे तुम भाई, कितनी दूर छोड़ने चले गए थे? बैठो, क्या क्या पढ़ा दिया सर? यही पढ़ा है तुम्हारे सामने। हाँ, और नीति आयोग भी पढ़ा दिया। हाँ, ये सब तो याद होगा तुमको ना, डाक वाला, बैंक का। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। अगला टर्म इसमें लिखोगे मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक, ये अलग टॉपिक है, इसी में है आगे, M4 के आगे। मनी मल्टीप्लायर कहते हैं या मुद्रा गुणक, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है, वो तो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। सही बोल रहा है। आप लोगों को जितनी भी टेलीग्राम में पीडीएफ अगर दी गई है, या आपके पास जो किताबें रिकमेंड की गई, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। और ऑनेस्टली बोले, अगर ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट और कॉन्सेप्ट को मिक्स करके होते हैं, करंट और कॉन्सेप्ट को मिक्स करके होता है, ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो जब आपके करंट के क्वेश्चंस आएंगे सामने, तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। तो बेसिक फोकस किस पे होना चाहिए, करंट पे।
और इकोनॉमिक्स सबसे छोटा सिलेबस है, हम आपको बता रहे हैं, सबसे आसान है। जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबसे कम मेहनत किस में करनी है आपको? इकोनॉमिक्स में। करंट में तो इकोनॉमिक्स से एक बात है यार भाई, गिन चुन के 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको कंसेप्ट समझना है। एक तो मनी एंड बैंकिंग का, और एक बीओपी वाला, उसमें कुछ चीजें हैं, और एक आएगा कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह में कुछ अगर थ्योरियां आई तो वहां पे। बाकी कंसेप्ट है कहाँ यहाँ पे? यही आरबीआई और मनी और बैंकिंग में ही मेनली कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो सारी डेफिनेशन इसी से निकल रही हैं। इन्फ्लेशन पढ़िए, मुद्रास्फीति पढ़िए, सब कहां से गवर्न होगा? सोचो ना थोड़ा, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो, मुश्किल से 2-3 चैप्टर में कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, उसके बाद मौज करना है। सिर्फ अर्थशास्त्र पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार मतलब समाज में चलता नहीं बातें उसकी, इसलिए आपको लगता है अर्थशास्त्र कुछ बहुत बड़ी चीज है। ऑनेस्टली बताओ कितने चैप्टर में है कुछ फार्मूले और कंसेप्ट? मुश्किल से 2-3 चैप्टर में, 10 चैप्टर मान लो पूरी इकोनॉमी को, 2-3-4 चैप्टर में बेसिक इकोनॉमिक्स के। सर मैं 8 पिलर में बांटा है, 8 पिलर में बांटा है इसको। जो मैं यूपीएससी के हिसाब से बता रहा हूँ, यूपीएससी और पीसीएस के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखो। एक तो जीडीपी वाले में फार्मूला आपको, जीडीपी, एनडीपी, ये सब जब पढ़ते हैं इसमें थोड़े फार्मूले आपको देखने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। मनी एंड बैंकिंग में देखना पड़ा, डिमांड और सप्लाई के कुछ कर्व बताए जाएंगे, कुछ कर्व तो फिक्स होते हैं, 4-5 कर्व होते हैं, वो चीजें उसमें से आपको आती हैं, उसमें से पूछ लेता है एग्जाम में। इसीलिए कह रहे हैं इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा साथ दे दीजिए जब पढ़ा रहे हैं उसी समय, आपको बाद में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे कम टाइम में रिवाइज होने वाला सब्जेक्ट यही बनेगा आपका। अगर आपने अभी राह चलते जैसे जैसे चल रहे हैं और राह में सारे इनपुट उठाते चलिए, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको चीजें पता होंगी, रोज हंगामा खड़ा होता रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ट्रांसपोर्ट, डेली तो ट्रेवल कर रहे हो, बसें हैं, ये सब रोड यही सब तो देखना होता है। ज्योग्राफी कब हो जाए? हाँ, ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट है, तब उससे मिक्स हो जाता है। पंचवर्षीय योजना की ज्योग्राफी में ही है। तब बताओ, आर्थिक इकोनॉमी, आर्थिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की चीजें जो आजादी से पहले पढ़े वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है हमेशा। इकोनॉमिक, ब्रिटिश वाली इकोनॉमिक यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पूछा ही जाता है। इसीलिए सब सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और सबसे कम रटना और सबसे कम मेहनत किसी सब्जेक्ट में है तो इकोनॉमिक्स के अलावा कहीं नहीं है। बस एक बार दिमाग खोल के बस रिलेट करना चालू कर दो, घर की इकोनॉमिक्स से चालू करो, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ किसको। अब घर में अगर सबको पैसा दे दोगे हाथ में, वैल्यू बचेगी क्या हाथ में पैसे की? कोई पूछेगा भी नहीं मालिक को, है जो मर्जी वो खरीद रहा होगा, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी सर, महीने में याद आएगी सर, महीने के बाद याद आएगी हमारी वैल्यू। मनी मल्टीप्लायर। सर लेकिन अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो बहुत अजीब नहीं आ रहा है। बताया तो बेटा, उस पे करंट से मिक्स आते हैं, क्वेश्चन हम करा देंगे ना। आपको क्या देना है? आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं, और ये हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं, हम बता रहे हैं, पॉलिटी में भी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, किसी भी चीज को पढ़िए, उसकी फिलॉसफी, उसके इकोनॉमिक्स, उसके एसेंस को समझिए, उसकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या है, क्यों है, कैसे है। सिर्फ फैक्ट पे मत जाइए यूपीएससी में। यूपीएससी जो भी क्वेश्चंस पूछता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका रिपरकशन क्या है, इसका अप्लाइड फॉर्म क्या है। आपको इतने क्वेश्चन किसी टॉपिक पे अगर कवर करते हैं, किसी भी टॉपिक पे, अब इसका अगर आपको सारी चीजें पता होंगी, क्या है, क्यों, कैसे और कहां पे अप्लाई होगा, तो आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे ना, कर ले जाएंगे कि नहीं? तो इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। पहले क्या, क्यों, कैसे, और फिर इसका एप्लीकेशन कहां पे, व्हाई, व्हाट, व्हाई, हाउ।
IW बोलते हैं ना तो। उसके बाद एग्जामिन। ये हर टॉपिक पे आपको फोकस करना, जितने भी यूपीएससी और पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, आप देख लो कोई क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीजें होंगी। अब जैसे मेंस में आपके क्वेश्चंस आते हैं, हर टर्म में लिखा रहता है एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, डिस्कस, एलोबरेट, एनालाइज, ये सब टर्म लिखे रहते हैं। मेंस के क्वेश्चंस में इस तरह के टर्म लास्ट एंड में लिखे रहते हैं ना। किसी ने क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं, मेंस के क्वेश्चन ही नहीं देखा किसी ने, क्या लिखोगे? तब कौन अच्छा उस दिन मुझसे मांग रहा था सर लिखने के लिए क्वेश्चन दीजिए। अच्छा, सिर्फ वही मांग रहे थे। बताओ, एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिकल, डिस्कस, इन सब में क्या लिखोगे भाई? एनालाइज में क्या करोगे? में क्या होता है, जो पूरी इकोनॉमी पड़ी है उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में वो तो डिस्कस में करते हैं। मतलब उसके प्रॉज कॉन्स एनालाइज करना, और उसमें क्या चीजें आगे हो सकती हैं, फ्यूचर्स में क्या हो सकता है ये भी बताना। एग्जामिन में मेन फोकस होगा, उसके पहले क्रिटिक्स लिखना, क्रिटिक्स लिखना, अब बोलने दो मुझे, शांत। अरे बच्चे शांत, अब कह रहे हैं शांत, ठीक। एग्जामिन में आप क्या करेंगे, किसी भी टाइप, अब इसमें आपने क्या बताने दो ना क्लास में मुझे, ठीक है। कोई भी टॉपिक, अब हमने मनी अभी कहा ना, मनी टॉपिक पढ़ाया, अब मनी टॉपिक को एग्जामिन कीजिए। कौन एग्जामिन कर सकता है? शांति भैया, आप उठिए, कुछ टर्म अच्छे बुरे बताइए ना, मनी के फायदे नुकसान। बार्टर सिस्टम को एग्जामिन करिए, कुछ तो बताओ बेटा, शर्माओ मत, खड़े हो, स्टैंड अप, कुछ पॉइंट बताओ बार्टर सिस्टम को एग्जामिन करने के। चुप रहो तुम। उनके बाद क्या नाम है बेटा आपका? रितिका ना, कल भी बताया था, सॉरी। धीरे धीरे नाम याद होगा, आप लोग माइंड मत करिएगा कोई। वंदना, जो लोग नहीं बोलते हैं आज हम उनको टारगेट करेंगे। वंदना, खड़े हो जाओ, और जब तक बोल के 2 पॉइंट नहीं बताओगी तब तक हम बैठाएंगे नहीं। खड़े हो जाओ, फास्ट। मल्टीप्लायर का तब तक फार्मूला लिख लो, M3 अपॉन M0, M3 डिवाइडेड बाई M0 मतलब M0। ये मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला है। यस, मनी मल्टीप्लायर बेसिकली क्या होता है, या उन मुद्रा को मापता है जो बैंक अपने पास रखने में सक्षम होता है। बैंक अपने पास रखने में सक्षम होता है, इसके बेसिस पे बैंक क्या करता है। मान लिया मनी मल्टीप्लायर 6 आ रहा है, ठीक है। अरे दादा चुप रहो, वो CAR SLR से नहीं मतलब अभी ना, ठीक है। 6 आ रहा बेटा, 6 आया मान लिया, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर की 6 आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास अगर 1 रुपए है, इससे ये 6 रुपए बना सकता है, ठीक है। ये इसका पैरामीटर हुआ। मनी मल्टीप्लायर क्यों निकाल रहे हैं? मनी मल्टीप्लायर बेसिकली हुआ कि इतना 1 रुपया 6 रुपए के तक वो रखने में सक्षम है, बना सकता है। अगर बैंक के पास 1 रुपया है तो उसका 6 गुना बना देगा, वो 6 बना सकता है। ये कैपेबिलिटी पता किससे चल रही है? मनी मल्टीप्लायर से। उसमें एक तो ये ब्रॉड मनी यूज कर रहे हैं और M3 आरक्षित रिजर्व मनी।
आरक्षित मनी, एम नॉट क्या आरक्षित मनी है ना, इस दोनों का रेशियो क्या है, वो मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक, ठीक है। और ये रेशियो ये भी बताया कि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि इसके फार्मूले में ये शामिल होता है, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं, बार्टर सिस्टम को एग्जामिन किया करवा रहे हैं ना। M0 में है क्या, पैसे जो RBI के पास है ना, जो प्रचलन वाली मुद्रा है वो शामिल है M0 में, प्रचलन वाली मुद्रा है ना, बैंकों की जमा राशियां RBI के पास जमा राशियों में वो आता है, बैंकों की जमा राशियां टोटल आती है, हाँ सब आती हैं, RBI के पास जमा राशियां सब में शामिल है। हाँ अब आते हैं किस पे, एनालाइज करने, एग्जामिन करवा रहे थे ना, बार्टर सिस्टम एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब हम बता देते हैं, एग्जामिन करना मतलब पहले आप उसके कुछ अच्छे पॉइंट बताइए, पहले लिखिए बार्टर सिस्टम है क्या, ठीक है, क्या होता है, उसके बाद कुछ अच्छे 2-3 पॉइंट बताइए, फिर उसके बाद उसके क्रिटिकल पॉइंट बताइए, फिर साथ में बताइए इसके सोल्यूशन के लिए आया क्या। पूरा हो गया ना एग्जामिन, आपने इसका परीक्षण कर लिया, परीक्षण करना है कि ये सिस्टम सही है या गलत, कहां किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, कहां पे इसकी लिमिटेशंस हैं। आया ना, समझ में आया चीजें। एग्जामिन नहीं, वो अलग क्वेश्चन होता है। एग्जामिन करना, परीक्षण करना, कहां तक सही है कहां तक गलत, और उसके बाद क्या चीज करनी चाहिए, डिफरेंस अभी बाद में पता चलेगा। प्रॉज कॉन्स का, प्रॉज कॉन्स अलग चीजें होती हैं, अभी जब क्रिटिकल चीजें लिखोगे ना। हाँ बताओ। सर बार्टर सिस्टम में ये होता था कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है और हमें दूसरी चीज खरीदनी है तो हम उसके बदले वो दे के ले सकते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन। ओके। फिर हाँ इसकी कुछ अच्छी बताओ, अच्छाई बताओ, कुछ बुराई बताओ, कुछ पहले पॉजिटिव पॉइंट दो, ये चीजें यहाँ पे इसकी अच्छी है और ये चीजें यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस हैं। सर अच्छी चीज ये कि हमें जिस चीज की जरूरत है तो हम वो ले सकते हैं, फिर तो हमारे पास अगर हमारे पास गेहूं है, हमें कुछ और चीज चाहिए तो हम उसको दे के ले भी सकते हैं। अगर हमें पैसे नहीं है तो हम मतलब एक्सचेंज कर पा रहे हैं, जो चीज हमारे लिए जरूरी है, नेसेसरी है, वो हम ले पा रहे हैं। हाँ लोकल लेवल पे कर सकते हैं, इसमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, ना किसी रेगुलेशन की जरूरत है, ये आपस में ट्रस्ट बेसिस पे एक्सचेंज हो रहा है और लोकल मार्केट में या लोकल लेवल पे ये प्रचलन में है, ठीक है। अब इसके कुछ ये बताओ लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें। सर हम इसको मतलब छोटे कामों के लिए कर सकते हैं। कुछ अच्छे पॉइंट बताओ, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने दिए हैं, नहीं आता, ठीक। शिवांशी, दोस्त हो ना दोनों, देखते हैं कौन किसको काउंटर करता है। अरे लड़ो मत। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, बताओ बेटा पॉइंट बताओ। जरूरत का सामान मिलना मुश्किल होता है, चॉइस कैसे। अगर किसी के पास अनाज आता है या फिर कोई सब्जी है और उसे लेने वाला नहीं, मतलब एक के पास सब्जी और एक के पास कोई और चीज है और उसे उस चीज की जरूरत नहीं है, तो उसके पास तो अनाज का भंडार बना रहेगा ना, वो खराब हो जाएगा ना, प्रेसेबल आइटम्स एक्चुअली में ये होगा, दोहन थोड़ी हो रहा है यहाँ। दोहन का मतलब ये तो उसे यूटिलाइज किया जा रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अपने यूज के लिए यूज कर पा रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में तो ये होता है ना, जिसे हमें फिर ढूंढना पड़ता है कि हाँ जिसको जिसकी जरूरत है वही तो हमसे लेगा ना बाबा। हाँ वो नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। और चीज़ें, इनोवेशन के स्पेस, लोगों को सैलरी कहाँ से दोगे, चीज़ों जो लोग काम कर रहे हैं उसको किस बेसिस पे वैल्यू दोगे, मापन की कमी होगी। 4 किलो दे दिया, मुझे 1 किलो दिया। शांति, इसका सोल्यूशन बताओ। क्या नहीं पता, अब इन लोगों ने प्रॉज कॉन्स तो बता दिया, एक लोगों ने बताया, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा।
सर बेटा अभी बता रहे हैं यार, सामने फोकस, सामने लिखा है ना मनी, बार्टर सिस्टम का रिप्लेसमेंट क्या है? मनी ना, तो मनी आया ना उसके सोल्यूशन में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यही आया ना। उसकी एक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू किसी चीज की होती है, किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। कोई अंतर्निहित अपनी वैल्यू रखता, कोई चीज अंतर्निहित अपनी वैल्यू नहीं रखता। कौन है? जितने पेपर करेंसी हैं या सिक्के वाली चीजें क्या अपनी अंतर्निहित वैल्यू रखती हैं? नहीं रखती। गोल्ड मान लिया रखती थी, गोल्ड रखती थी, या कोई सामान बार्टर सिस्टम वाले अपनी अंतर्निहित वैल्यू रखते थे। लेकिन जो पेपर करेंसी, इस पे जो फेस वैल्यू होती है वो होती है, इनकी अपनी अंतर्निहित वैल्यू नहीं होती है, समझे? ये बताओ, बार्टर सिस्टम का उस दिन मैंने एग्जाम्पल के साथ पीपीटी दिखाई, सर मैं बता दूं पूरी 4 कंडीशन। अब तुम आगे पढ़ाओ यहाँ पे, चलो उठो उठो, समझाओ तुम बार्टर सिस्टम। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ सब लोग, प्रॉज कॉन्स के साथ बताओगे, एग्जामिन करना फटाफट। अगला लिखो सब लोग पॉइंट, मौद्रिक नीति। तुम लिखो तब तक। ये कौन है? हाँ ये है त्रिपाठी सर, हाँ ठीक है, लिखो मौद्रिक नीति। इन दोनों ने का आदान प्रदान करना है, ठीक है? त्रिपाठी सर को एक इंडस्ट्री लगानी है, उद्योग। क्या देखिए ये बताइए, लोगों को क्या लगता है? कैसे लगती है और क्या लगता है? लोगों क्या क्या लगता है? लोग आने के लिए कौन संस्थान लगते हैं? सबसे पहले आपके ठीक है, चलो जो सामान लगे आगे बताओ, तेजी से बताओ ना। हाँ, रॉ मटेरियल्स हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, लैंड पावर सब चाहिए, मार्केट चाहिए, सबसे बड़ी मार्केट भी चाहिए। बाकी चाहिए, ठीक है। अब इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पर पैसा नहीं है। हाँ हाँ, इधर इन लोगों को समझाओ। पैसा नहीं है यहाँ पर प्राचीन समय में। हाँ, मान लो इस समय पैसा नहीं अवेलेबल था, सिर्फ बार्टर सिस्टम, पैसा नहीं अवेलेबल। अब हम मत काटेंगे, नहीं बहुत अच्छा समझा रहा, देखो हंसो मत, समझाने का तरीका इसका बहुत अच्छा है। ठीक है? एग्जाम्पल्स, गाँव में जाते हो, गेहूं की मंडी हम सब्जी लेते हैं, आजकल चलता ही चलता है गाँव में, ये हो गया प्राचीन समय में, ठीक है? उसके बाद आया मत्कालीन। गुप्त काल में क्या हो गया था? सिक्के चल गए थे। गुप्त काल प्राचीन समय में आता है। प्राचीन समय में सिक्के चल गए थे, हाँ ठीक है, परंतु उसकी वैल्यू नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। वैल्यू कब होती है सिक्के की? बताइए, सिक्के की वैल्यू कब होती है? मांग ज्यादा कौन देता वैल्यू को? राजा। हेलो, कौन देता? सेंटर पर सेंटर नहीं देता। तो आप प्राचीन काल में जो राजा था उसका जो सिक्के चला रहे हैं, और राजा थे आप जो चला रहे हो वो देगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, लड़ो मत, लड़ो, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसको वैल्यू दे दी, ठीक है, ठीक है, जो भी अथॉरिटी रही उसने उसको वैल्यू डिसाइड कर दी, ठीक है, खरीद सकते हैं। हाँ हाँ, वो खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, मनी सप्लाई का ये होता है। ठीक है, हो गया। अब इसके वाटर सिस्टम में क्या होता है? दोष, सबसे पहले दोष क्या होता है बताओ? ना ना आप बताओ ना, आप समझाने, ना ना बच्चे नहीं बताइए, आप समझाओ ना, आप भी तो बच्चे हैं। हाँ तो आप बताइए, अभी इस समय आप टीचर हैं, आप टीचर नहीं है सर। बताओ, नहीं पूछ, अरे तुम बताओ ना अभी। अरे शांत, समझाओ तुम।
खड़े हो जाएंगे। देखो मतलब क्या करते थे, पैसे नहीं मिलते थे, क्यों चुराते थे? चुराते नहीं चुराते थे, चुराते जाते थे, चुराते थे, गेहूं चुराकर अगवानी जाते थे, 1 किलो गेहूं लेके और लेते नहीं थे, क्या हो गया? बास्टर सिस्टम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हो गया। अब आ जाओ, अब क्या होगा? बास्टर सिस्टम में पूरा घर हो जाएगा। तो क्या है? ये हमारा घर है। हम माल को कहाँ रखेंगे बताओ? स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? यस, बहुत अच्छा पॉइंट। स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी? स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाएगी ना। करते रहेंगे। हमें कुछ ऐसी चीज़ देखो इसके पास एग्जाम्पल और चीजें समझाने का तरीका ठीक है, बस ये अपने दिमाग को शांत रख के सिस्टमेटिक कर ले। बताओ। एक्सप्रेस करने में वही सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए। ये बैंक है। ये अच्छे पॉइंट है, ये मैंने भी नहीं बताया है। स्टोरेज की प्रॉब्लम, मनी को स्टोरेज प्रॉब्लम आसान हो गई बैंक में, ये है ना पॉइंट बैंक में हमारे पास मनी की। ठीक है, बच्चा चाहे जैसा बोलता हो, लेकिन चीजें अगर पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लो। बैंक में ये प्रॉब्लम है, बताओ ना? क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज की खराब है, स्टोरेज नहीं हो सकता, मनी गुड। आजकल डिजिटल है, आपके मोबाइल में नहीं है, क्यों देखो जरा करोगे? कौन सा आसान है? मनी है, बहुत अच्छा है, अच्छा। रुपया। अब आधुनिक समय में आया रुपया, पेपर करेंसी और मेटालिक करेंसी। ये रुपया, ई रुपया चल रही है, डिजिटल करेंसी। ये रुपया आरबीआई ने बहुत बंद किया है। गुड, आरबीआई ने क्या करा दी? ये सब पॉइंट मुझे याद आ रहा, अभी बताना है मुझे। मॉनेटरी मैट्रिक मौद्रिक नीति पे आते हैं। क्या दोनों में? ये रुपये और रुपये में क्या अंतर है? ये रुपया और रुपये में क्या अंतर है आधुनिक समय में? मतलब क्या है दोनों में? खड़े हो जाओ। एक डिजिटल फॉर्म में है, दोनों में अंतर? एक डिजिटल फॉर्म में है और एक पेपर करेंसी हार्ड करेंसी है, एक फिजिकल करेंसी है। दोनों क्या अंतर है? होगा मालूम मुझे भी। सीधा सीधा अंतर ये है, दोनों में अंतर क्या है? एक पीडीएफ है, एक पीडीएफ की कॉपी है। अंतर क्या दोनों में? अब तुम घर जा रहे हो, ठीक है, नकद मिलते तुम्हारे पास, कितना रुपया तुम्हारे पास, आप दे दोगे? हाँ, इसमें पैसे सेफ रहेंगे, सेफ है। समझे? जैसे आपके पास कैश है, कैश चोरी हो सकती है। साइबर क्राइम होने का डर है। साइबर क्राइम वो तुम्हारी उससे हो एक करिए ओटीपी, ठीक है, उसमें वो काफी सेफ्टी ज्यादा है डिजिटल रुपए में। भाई फिर भी होता है। तुम्हारे उससे होगा खुद के। ठीक है, चलो। और समझाएं तब? नहीं नहीं, थैंक यू। अब चले आगे आगे खत्म करते हैं क्लास में। अब दिया दर्दी पूरा। अरे दिए, अभी क्लास खत्म होने तो फिर बैठते हैं। सर एक सेकंड, लॉ भी लगे नहीं लाओ, बता। नहीं, वजाहत ने काफी अच्छा समझाया, कई पॉइंट अच्छे दिए। जो मैंने अभी हमारे सबक से छूटे हुए थे वो चीजें मैं कवर कर देता हूँ। इसमें एक्चुअली में समस्या ये है कि ये बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट, मतलब नॉलेज इतनी है, उसका सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। 1 2 3 4 नहीं है, 1 to 10 पहुंचेगा फिर वापस 3 पे आ जाएगा। इसमें दिक्कत थोड़ी आती है, अदरवाइज इसके पास नॉलेज की कमी नहीं है। और चीजें कई पॉइंट इसने बहुत अच्छे समझाए हैं बार्टर सिस्टम के। हमारे रूल तुम ही हो, टेक्स्ट बुक अच्छे से समझाया है इन्होंने। ऐसा नहीं है, जैसे मनी सिस्टम में अभी मॉनेटरी पॉलिसी होल्ड कर लेते हैं। एक था लीगल टेंडर वाला इशू, नहीं बताए हम। ये नॉन लीगल, ठीक है, और एक फिएट मनी होता है। फिएट मनी राजकीय मनी कहते हैं, जो गवर्नमेंट जारी करती है उसको फिएट मनी कहते हैं। जो कागज के पैसे होते हैं, गवर्नमेंट जिस पे वैल्यू देती है। लीगल टेंडर जो होता है, लीगल टेंडर जिसपे लिखा रहता है पैसे पे, मैं धारक को इतना देने का वचन देता हूं, तो उसे गवर्नमेंट अथराइज्ड करती है। आप लोगों ने सुना होगा 2016 में पीएम साहब ने लीगल टेंडर 1000 की नोट का खत्म कर दिया था, और 500 की नोट का भी, 1000 की नोट का खत्म किया था, दोनों का खत्म किया था ना। उसका क्या मतलब हुआ? पेपर वैल्यू जो वो
वैल्यू थी फेस वैल्यू, वो खत्म कर दी, उसको रिवोक कर लिया उन्होंने। तो क्या हुआ, लीगल टेंडर वापस ले लिया, फिर दूसरी नोट दिया 2000 की और 500 की, उसे लीगल टेंडर जारी किया। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती, अथेंटिकेट करती है, उस पे साइन रहता है ना आरबीआई गवर्नर का, रहता है ना, मैं धारक को इतना अदा करने का वचन देता हूं। तो वो उस फेस वैल्यू, अब लीगल टेंडर होने से क्या होगा, उस पैसे को अगर कोई नहीं लेगा तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। उस पैसे को एक्सेप्ट करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। जबकि जैसे चेक हो गया, चेक मना भी कर सकता है कोई, लेकिन पैसे मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये हुआ लीगल टेंडर मनी में। इसमें एक टर्म और आता है कल, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में सबसे ज्यादा आ रहा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी और ज्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना पता। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में एक टेक्नोलॉजिकल करेंसी मीडियम है, बट इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे अभी लीगल टेंडर, बेटा अब चुप रहोगे, हाँ, बीच बीच में क्वेश्चन जब करना हो हाथ उठा दिया करो, तब पूछा करो, हम ले लेंगे क्वेश्चन। जिसको भी क्वेश्चन रहे हाथ उठाए, हम ले लेंगे। लीगल टेंडर में पैसे और रुपए जो हैं उसमें क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी कौन हमारे पास, आरबीआई, उसके सर्कुलेशन के लिए, उसके वैलिडिटी के लिए सब कौन काम कर रहा है, आरबीआई और गवर्नमेंट। बट क्रिप्टो करेंसी में क्या, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये एक्सचेंज आपस में करेंगे। एक्चुअली में इंडिया में भी ये वैल्यू भी नहीं किया गया है और डिनाई भी नहीं किया गया है, कुछ चीजों पे चल रही हैं ये। इस पे नहीं, अभी हम उस पर जा भी नहीं रहे अंदर, वो हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक तरह से ब्लॉकचेन पे वर्क करती है। ब्लॉकचेन आप लोग क्या कहेंगे, होता क्या है, और डिफरेंट नोड्स पे कनेक्टेड एक्चुअली में क्या होते हैं, ये डाटाज होते हैं, उस डाटा को माइनिंग करके बनाई जाती है क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, बस इतना जानिए। ये डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी अभी एक आरबीआई ने भी जारी की है, सीबीडीसी। डिजिटल ई रुपीज नहीं, ई रुपीज अलग चीज है। ई रुपीज जो ये टर्म यूज कर रहे थे, ई रुपीज एक्चुअली में एक टोकन सिस्टम है। आपके पास कोई मैसेज आया, जैसे डीबीटी वाले में ई रुपी जारी किया गया, तो वो क्या है, आपके पास अकाउंट में पैसे आने के बजाय आपके पास क्या आएगा, एक टोकन आएगा मैसेज पे, और वो टोकन आपको जहां सामान लेना है पीओएस सिस्टम पे। पीओएस सिस्टम कहाँ, जहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो कोटेदार होते हैं कहे जाते हैं नॉर्मल, वहां जाके वो कोड आप दीजिए उनको जब आप कोड देंगे तो आप वो सामान उनसे ले लोगे। तो वो क्या है, वो कोड क्या कहलाया, ई रूपी। ई रूपी सिस्टम जो आया। ठीक है, क्लियर। बाकी चीजें बाद में, अभी जब मिसलेनियस में टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो कई चीजें और कवर करेंगे, क्योंकि अभी बेसिक फोकस हमारा मनी पे है, मनी और उसकी मनी सप्लाई पे। अब आएंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी पे, मौद्रिक नीतियों पे। चलो लिखो। कई चीजों के अच्छे एग्जाम्पल वैसे भी वजाहत ने दिए, आपस में डिबेट डिस्कशन से कई पॉइंट अच्छे निकल के आते हैं। इसीलिए क्लास को लाइवली बनाओ और सब लोग अपने क्वेश्चंस तैयार करके आओ और उस पे कवर अप किया जा सकता है। प्लानिंग वाले क्वेश्चन, ये रो, इसी रो में अगर हमेशा बैठती है, आपको स्टार्टिंग के उसमें से 50 क्वेश्चन कवर करके आने हैं, नेक्स्ट 50 आप, नेक्स्ट 50 आप लोग, और क्लास चेंज मत करना, इधर उधर बता दे रहे हैं जो बैठे हो। घटना चक्र से पूर्वालोकन से पीडीएफ पढ़ा है ग्रुप में, उसमें प्लानिंग वाले जो क्वेश्चन है, योजनाओं वाले, जितना अभी तक टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें स्टार्टिंग के 50, फिर उसके बाद 50 से 100, 100 से 150, अगर इतने क्वेश्चन हुए तो उसमें, और ज्यादा हुए तो और डिवाइड कर लेना अपना, बराबर बराबर खत्म हो जाए। रीड आउट करना उसको, पीडीएफ पढ़ा नहीं तो पढ़ लेना। क्या मतलब, मेरा मतलब ये है जो टॉपिक हमने कवर कर लिया। हाँ, जो टॉपिक उसी के, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उसी के ना, ठीक है। और हम किसी से भी पूछ सकते हैं,
बाकी करना आपको सारा है, ये भी पता है। ये मत करना कि नहीं हम 50 तो आज तैयार करके चल रहे हैं, बस तैयार तो आप 50 अच्छे से करिए, बाकी सारी चीजें रीड आउट कर लिए। 150 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जगह मत चेंज करना, सब लोग बता दे रहे हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहा ना। कर लोगे ना, पीडीएफ अवेलेबल है उस पे, इकोनॉमी की पीडीएफ अवेलेबल है फोन पे, हैं? किसमें ग्रुप में नहीं ऐड हो तुम? टेलीग्राम ग्रुप में हैं? नाम इकोनॉमिक्स पूर्वालोकन बेटा, इकोनॉमिक्स का पूर्वालोकन, अर्थशास्त्र पूर्वालोकन। हाँ तुम्हें नहीं हो ग्रुप में, ऐड कर दो बच्चा, इनसे ले लो, ये नहीं पता है, ये ऐड कर देंगे सबको, नंबर दे देना, ऐड कर देंगे आप। चले मौद्रिक नीति पे, क्या हुआ? जो भी बच्चे नहीं ऐड हो जाओ उसमें, सारे डॉक्यूमेंट वहां पे पड़े रहते हैं। क्या है? सब है, सबको ओपन है, ठीक है हम पिन कर देंगे। पढ़ा सब ना, पिन उसको एक बार उससे फॉरवर्ड कर दो उसी में वापस। वापस से फॉरवर्ड कर दो, आ जाएगा सामने। हैं? क्लास लेट स्टार्ट भी तो होती है बच्चा, ये भी तो सोचो। और तुम इतनी जल्दी क्यों थक गए यार? तुम तो अभी आए हो 11:30 बजे। सर आरबीआई क्या होती है, अपने जो रुपए को कंट्रोल करने के लिए मॉडल नीति लाती है। सेंट्रल बैंक है ना। मौद्रिक नीतियां एक्चुअली में बेसिकली क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक्चुअली में वो नीतियां हैं जिसके बेसिस पे हम मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नॉब होती है ना, नॉब होती है ना, पानी धीमा और तेज टोटी से करते हो ना, वैसे ही एक ये पॉलिसी के थ्रू क्या होगा, पैसा कितना मार्केट में जाएगा, कितना मार्केट से निकालेंगे। मतलब मान लिया अगर 10 करोड़ रुपए मार्केट में फ्लो हो रहे हैं टोटल सबके पास, तुम पूरी क्लास के पास, अब हमको इसे कंट्रोल करना है, हमको इसे कंट्रोल करना। हम आरबीआई हैं, तुम लोग बैंक और पब्लिक हो, बैंक हो बेसिकली अगर हम आरबीआई हैं। ठीक, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो ये पैसे जो आपके पास आएंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली में 10 करोड़ से सिर्फ 5 करोड़ आपके पास रहने देना है। हम कुछ टूल अपनाएंगे, कुछ लालच देंगे आप लोगों को, कुछ लालच देंगे कई तरीके से आपके ऊपर रेगुलेशन लागू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है, आपको हम एक प्रॉमिसरी नोट दें कि आप ये 90 रुपए में खरीदो, बाद में हम 110 रुपए आपको देंगे। 90 रुपए में दें आप हमसे खरीदिए, हम आपको बाद में 110 रुपए देंगे। तो आप वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लोगे ना तुरंत, पैसे सबके पास कम हो जाएंगे,
पैसे कम हो जाएंगे ना, वो तो सिर्फ प्रॉमिसरी नोट रह गया आपके पास, वो तो चलेगा नहीं, वो तो एक बॉन्ड पेपर। और पैसे तो हमारे पास आ गए, पैसे क्या किया हमने, निकाल लिया, लिक्विडिटी कम कर ली ना मार्केट से। इसी तरह कई टूल यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है उस पे पहले आते हैं। पहले रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने के लिए 2014 में एक कमेटी बनी थी। खड़े हो जाओ, तुम गलत बताए हो। कौन बताएगा, कौन बताएगा? उर्जित पटेल कमेटी थी, ठीक है। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया एमपीसी बनाने का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो 2016 में पिक्चर में आई। इसमें 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 6। और ये एक एक्ट के तहत बनी है, ये स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कहते हो कई लोग स्टैट्यूटरी कुछ और प्रोनाउंस भी करते हैं ना। संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं। ये एक्ट के तहत बनी है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, पार्लियामेंट। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, इसका मेन फोकस, इन्होंने मेन टारगेट क्या रखा? इन्फ्लेशन कंट्रोल पे। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई अप एंड डाउन करना, ठीक है, उस पे मेन फोकस रहेगा। उसी के बेसिस पे ये क्या करेंगे, पॉलिसी बना के पैसे का फ्लो मार्केट में बढ़ाना है कि घटाना है, इसी पे मेन वर्क होगा मौद्रिक नीति का। समझे सब? कुछ ज्यादा टेक्निकल हो गया, नहीं समझ आया? आया समझ में? अब बताओ बेटा, किसको किसको नहीं समझ में आया, किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। जो बोलेगा समझ में आया उसको मैं खड़ा करके समझ पूछूंगा। किसको किसको समझ आया, किसको किसको नहीं आया? नहीं आया वाले हाथ उठाओ। अब तुम जाओ पीछे खड़े हो तो हम बात करते हैं फिर ना, पीछे खड़े हो तो वहां से बात करते हैं दोनों लोग। अब यहां पे फॉर एग्जांपल देखो, वो रहे बैंक, ठीक है, और तुम लोग रहे पब्लिक, ठीक है। तुम लोग पैसे किससे लोगे, या पैसे जमा कहां करोगे? उनके पास। और वो कहां से पैसे लेंगे देंगे? हमारे पास, ठीक है, आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास जो हमारे पास है पैसे, हम उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हमें एक नीति चाहिए, नियम चाहिए ना। अब उस नियम को बनाने के लिए हमारे पास 5-6 लोगों की एक कमेटी चाहिए। वो कमेटी कौन सी होगी? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कमेटी। और ये मौद्रिक नीति कमेटी किसके रिकमेंडेशन पे बनी? उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उर्जित पटेल एक बार गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, और डिप्टी गवर्नर भी थे काफी टाइम तक, ठीक है। अब वो क्या रहे क्या नहीं उससे नहीं मतलब, अभी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब ये कमेटी बनी, ये कमेटी डिसीजन करेगी, वो नीति बनाएगी, और उस नीति के बेसिस पे वो बताएगी कि किस रेट को कितना रखना। आप पैसे बाहर से मतलब पब्लिक से पैसे, पब्लिक के पास पैसे कम करने हैं या ज्यादा? तुम लोगों के पास पैसे कम करना है मुझे, या ज्यादा पैसे देने हैं तुम लोगों को? अब हम इनके ऊपर रोक लगाएंगे, इनके ऊपर कई कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आएगी। कहीं सीआरआर आएगा, ये सब टूल है, एसएलआर आएगा, रिवर्स रेपो रेट आएगा, रेपो रेट आएगा, बैंक रेट आएगा, एमएसएफ आएगा। ये सब हमारे पास क्या होंगे? टूल्स हैं। इसी के अंदर, इसी फ्रेम के अंदर हमें इनके ऊपर कंट्रोल लगाना है पैसे का। तो इसमें क्या करेंगे, कहीं हम इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कहीं घटाएंगे, जैसा हमें करना हुआ। तो इनके पास पैसे का आना जाना फ्लो हम कंट्रोल किए ना। अगर हमने पास इनके पास कम पैसे जाने दिया तो ये तुम लोगों को पैसे कम देंगे कि ज्यादा? कम देंगे ना। तो मार्केट में पैसे, ओवरऑल तो आप लोग मार्केट है ना,
मार्केट और पब्लिक है, डिमांड सप्लाई का किसके बीच में चलेगा? आप लोगों के बीच में। तो यहां पे कम कहां हुआ पैसे? आप लोगों के बीच। अब पैसे मैंने इन्हें ज्यादा दिया, तो ये पैसे ज्यादा बनाने की भी कोशिश करेंगे और लोन बांट देंगे, लोगों को बढ़ावा देंगे, आसानी से लोन दे रहे हैं, आओ हमारे पास ले जाओ, इन्वेस्ट करो। कहेंगे कि नहीं? ये कहोगे ना? बांटोगे ना लोन, फिर ज्यादा, उससे पैसे भी कमाएगा, ब्याज से पैसे कमाएगा ना बैंक, तो पैसे मार्केट में बढ़ जाएंगे। अब इन्हीं पैसे का कभी बढ़ाना कभी घटाना हम किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे? ये जो एमपीसी हमें रूल बना के देगी इस फ्रेम के अंदर, इसी के बेसिस पे। अब ये एक एक टर्म की डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, समझे? कहीं कोई डाउट? अब आ जाओ। MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अभी हिंदी भी इसकी हम बताएंगे कल एक एक चीजों की।